Hello, good morning to everyone. In this video, we will discuss class 12th mathematics chapter 12 linear programming. In this video, we are starting from first introduction and हम 12.1 एक्सरसाइज तक की पूरी थ्योरी हम फिनिश करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग से चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। इन क्लास 12th, we have discussed how to find the solution of system of linear equations. Linear equations in two variable, linear equation in two variable, pair of linear equation in two variable के नाम से एक चैप्टर था 10th में, जहां पर आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करना सीखा, जैसे 2x plus 3y is equal to 1, 4x plus y is equal to 5। इस टाइप की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमने क्लास 10th में सीखा है एंड इट्स एप्लीकेशन। तो इस टाइप की हमने चीजें 10th क्लासेस में सीखी है और ये चैप्टर था आपका लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो कैसे से, और वहां पे हमने बहुत सारी मेथड सीखी थी, जैसे एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो वहां पे हमने और ग्राफिकल मेथड भी हमने सीखा था। ग्राफिकल मेथड में हमने ये सीखा था कि हम क्या करते थे। ग्राफिकल मेथड में हम इस इक्वेशंस को, फर्स्ट इक्वेशन को प्लॉट कर देते, मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ, वैसे ही हम सेकेंड वाली इक्वेशन को भी प्लॉट कर देते सेम ग्राफ पे। जो आपका कॉमन पॉइंट होता था, यही आपका क्या होता था, सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और यहाँ पे बहुत सा तीन केसेस होते थे, या तो इंटरसेक्ट के केस में हम यूनिक सॉल्यूशंस कहते थे, और एक केस ये हो जाता था कि आपके पास में पैरेलल लाइन बन जाए, तो नो सॉल्यूशन का केस होता था। और एक केस होता था कि आपके पास में लाइन के ऊपर लाइन कोइंसाइड कर जाए, तो इस केसेस में आपके इंफिनिटी केसेस होते थे। ठीक है, तो ये वाली चीजें हमने 10th क्लासेस में सीखी हैं, और अगर आपको कोई डाउट हो तो मैं 10th क्लासेस के वीडियो में ये चीजें आपको बता दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास में नेक्स्ट आता है, हमने 11th क्लास में पढ़ा लीनियर इनइक्वालिटीज। व्हाट इज द लीनियर इनइक्वालिटीज एंड हाउ टू सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल। ठीक है, एंड इसकी हमने ग्राफिकल मेथड सीखी है, कैसे हमें लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व किया जाता है। तो लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होती हैं, सच ए algebraic expression which contain which involve like this symbol। ठीक है, और 2x प्लस 3y लेस देन इज इक्वल टू 1, या फिर ग्रेटर देन, या फिर लेस देन। तो ऑल द algebraic expressions which are involved this type of symbol is called inequalities। ये क्या है, आपकी इनइक्वालिटी का सिंबल है। तो इस टाइप की जो भी इक्वेशंस होंगी वो सारी इनइक्वालिटीज होंगी, और इस टाइप की इक्वेशंस इनइक्वालिटीज को हमने ग्राफिकल सॉल्व करना सीखा है 11th क्लास में। कैसे सीखा है, चैप्टर नंबर 6 में। ठीक है, कैसे सीखा, अगर मान लीजिए आपके पास में ये है, तो पहले हम क्या करते थे, इन्हें पहले हम एक इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1, और इसी का ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू हो या लेस देन इक्वल टू हो, तो लाइन आपकी कंटिन्यूस होगा। पर अगर आपका ग्रेटर देन हो या लेस देन हो, तो लाइन हम डॉटेड से बनाते हैं। और पेयर ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना, कुछ नहीं, दोनों को सॉल्व कर लीजिए,
और जो रीजन सेटिस्फाई हो या कॉमन रीजन हो वो आपका क्या होता है सॉल्यूशन। सपोज मान लीजिए ये इसका पहले वाले का सॉल्यूशन ये था, ऊपर वाला पार्सन पोर्शन हाफ पोर्शन, और सेकंड वाले का मान लेते हैं ये पोर्शन है। तो दोनों का कॉमन जो रीजन जा रहा है वो कौन सा है, आपका कॉमन रीजन है ये वाला, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन रीजन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। तो यहाँ पे आपको ये चीजें समझ आए, और इसके हमने एप्लीकेशन टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। बट इन दिस क्लास 12th we will discuss such a problem which will which involve both the concept system of linear inequality equations as well as system of linear inequalities। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 12th में ऐसा टॉपिक है जहां पर हम दोनों टाइप की इक्वेशन और इनइक्वालिटीज को एक साथ सॉल्व करेंगे। ऐसी आपकी प्रॉब्लम्स होगी जहां पर दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ लगेंगे। तो देखते हैं वो उस टाइप की कौन सी प्रॉब्लम हमारे पास में होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सपोज आपको यहाँ पे दिया है प्रॉब्लम ये, ठीक है, ये 12th की प्रॉब्लम। देखिएगा पढ़िए प्रॉब्लम क्या कहता है। ए फर्नीचर डीलर डील इन ओनली टू आइटम, table and chair. He has 50,000 to invest and has a storage space of at most 60 pieces. That means जो डीलर है उसके पास में ओनली 50,000 रुपीज है, और जो स्टोरेज ओनली 60 पीसेस का है। A table cost 2,500 and a chair 500 rupees. He estimates that from the sale of one table, he can make a profit 250 rupees on table, and from that the sale of one chair a profit of 75 rupees। ओके, तो ये इनका प्रॉफिट है। ठीक, कहने का मतलब ये है कि अगर एक डीलर है उसके पास में 50,000 रुपीज है और 60 पीसेस रखने के लिए स्पेस है, और एक टेबल की कॉस्ट 2,500 है और वहीं चेयर की कॉस्ट आपकी 500 है 500 है, और एक टेबल पर जो प्रॉफिट है वो 250 है और 75 रुपीज चेयर पर है। ही वांट्स टू नो हाउ मेनी टेबल्स एंड चेयर ही शुड बाय फ्रॉम द अवेलेबल मनी so as to maximize his total profit, assuming that he can sell all the items which he buys। अब हमारी जो प्रॉब्लम है ना वो प्रॉब्लम ये है, पूरी इन्होंने इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी। यहाँ पर पूरी जो इंफॉर्मेशन है प्रैक्टिकल लाइफ की वो उन्होंने यहाँ पर दी दी है। अब आपको ये बताना है कि जो डीलर है वो कितनी टेबल और कितनी चेयर परचेस करे, उसका जो प्रॉफिट हो वो क्या हो, मैक्सिमम। याद रखिएगा इस टाइप की जितनी भी प्रॉब्लम हो जहां पर आपका जो प्रॉफिट मैक्सिमम हो या आपकी टोटल कॉस्ट मिनिमम हो या आपके रिसोर्सेज मिनिमम हो, मतलब ये आप किसी भी प्रोजेक्ट किसी टास्क को आप कंप्लीट कर रहे हैं तो मिनिमम रिसोर्सेज मिनिमम कैपिटल अमाउंट में मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करें। इस टाइप की सारी प्रॉब्लम क्या कहलाती है, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ये सारी क्लासेस, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है हम एक क्लास में कंसिडर करते हैं और वो क्लास कहलाता है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। सो व्हाट इज द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, लेट्स डिफाइन such a type of problem which seek to maximize profit, जो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे, या मिनिमम मिनिमाइज कॉस्ट, आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कम से कम हो, एंड द मिनिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज etc कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। उस टाइप की प्रॉब्लम को आप ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कहते हैं
जहां आप प्रॉफिट मैक्सिमम करना चाहते हैं, मिनिमम कॉस्ट लगाना चाहते हैं और मिनिमम रिसोर्सेस यूज करना चाहते हैं, तो उस टाइप की जितनी भी जो प्रॉब्लम्स होती है सारी आपकी क्या कहलाती है? ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। दैट मीन दिस प्रॉब्लम इज ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। यस और नो? ठीक है क्या? यहां तक आपको समझ आ गया होगा? ठीक है, अब सुनिएगा, यहां तक आपको बातें नहीं समझ में आ गई है। अब हमें प्रॉब्लम क्या है और प्रॉब्लम किस कैटेगरी में आएगी ये चीज हमें समझ में आ गई। दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। चलिए अब हम आगे चलते हैं और सपोज ये जो डीलर है, चलो अब हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हिट एंड ट्रायल से। ये जो डीलर है, जो डीलर है तो डीलर ने ये सोचा कि 250 रुपीज मुझे प्रॉफिट होता है किस पर? मुझे 250 रुपीज प्रॉफिट होता है किस पर? टेबल पे। और 75 रुपीज चेयर पे। तो ज्यादा प्रॉफिट कहाँ हो रहा मुझे? टेबल पे। तो उसने क्या किया कि जितना भी रुपया था वो पूरा पैसा उसने अमाउंट कहाँ इन्वेस्ट कर दिया? टेबल में। उसने सारे टेबल खरीद ली और उसने सोचा चेयर नहीं खरीदते हैं। ठीक है, तो सपोज ही डिसाइडेड टू बाय टेबल्स ओनली, नो चेयर। अब वो ओनली टेबल खरीदना चाहता, क्यों चाहता? क्योंकि उसने देखा 250 रुपीज मुझे टेबल पर मिल रहा है, ज्यादा अमाउंट मुझे प्रॉफिट है टेबल पे मिल रहा है, तो इसीलिए उसने सारा अमाउंट टेबल पे खर्च कर दिया। अब मुझे ये बताइए, टोटल उसका जो अमाउंट था वो कितना था? 50,000 रुपीज। ठीक है, और एक की जो कॉस्ट है वो 2,500 है। तो टोटल नंबर ऑफ 25 टू जा, टोटल नंबर ऑफ टेबल कितनी परचेस कर पाएगा? 20। और एक पर जो प्रॉफिट होता है वो 250 होता है। दैट मीन्स टोटल जो प्रॉफिट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 5,000। अगर वो ऐसा करता है कि सारे टेबल्स परचेस कर लेता है, चेयर परचेस नहीं करता है, और उसने ऐसा क्यों सोचा? उसने ऐसा सोचा इसलिए क्योंकि 250 रुपीज प्रॉफिट टेबल पे है और 75 रुपीज चेयर पे। तो उसने जो सोचा ज्यादा प्रॉफिट जहां मिल रहा उसी पीस को, तो उसने टेबल खरीदा तो उसको इतना टोटल प्रॉफिट हुआ 5,000। बट फिर उसने क्या देखा? उसने ये चीज ऑब्जर्व की कि उसके पास में जो स्टोरेज है, स्टोरेज जो है वो तो 60 पीसेस का था, पर 50,000 रुपीज में वो ओनली 20 पीसेस ही परचेस कर पाया। दैट मीन्स 40 पीसेस की जगह क्या थी? खाली थी। तो उसने ये सोचा कि मुझे कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा होगा, क्योंकि मेरा जो रिसोर्सेस है वो 100% यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं लॉस हो रहा होगा। तो उसने ये सोचा कि मेरे सारा स्टोरेज फुल हो जाए, तो मैं एक काम करता हूँ, सारी चेयर खरीद लेता हूँ, क्योंकि सारी टेबल खरीदता हूँ तो मेरे सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। तो उसने ये डिसाइड किया सेकेंड टाइम में कि मैं एक काम करता हूँ, सारी चेयर खरीद लेता हूँ तो मेरा पूरा स्पेस फुल हो जाएगा। सो नेक्स्ट टाइम टेलर डिसाइडेड टू बाय ओनली चेयर, नो टेबल। In this case, how many chair he can buy? So one की प्राइस है 500, तो ये हो जाएगा आपका 100। So in this case, in this strategy, dealer can purchase 100 chairs, बट क्या वो 100 चेयर खरीदेगा क्या? नहीं खरीदेगा। वो खरीद सकता है बट नहीं खरीदेगा। क्यों नहीं खरीदेगा? अरे भैया स्पेस कितना है? 60 का ही है, रखने की जगह भी तो हो ना। मतलब वो 40 नहीं खरीदेगा। अब अगर वो 60 खरीदता है तो एक पर इतना है प्रॉफिट 75। ठीक है क्या? एक का जो प्रॉफिट है वो 75 रुपीज है। अब अगर यहाँ से हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 4,500 रुपीज आपका आता है। तो अगर वो
सारी चेयर्स परचेज करता है, वो टेबल परचेज नहीं करता, तो उसको जो प्रॉफिट हुआ वो 4500 हुआ। तो उसने ये सोचा कि अब तो मेरा पूरा स्टोरेज भी यूज हुआ, फिर भी कम कैसे प्रॉफिट हुआ। तो एक बात याद रखिएगा, उस वो कैपेबल था 100 चेयर खरीदने के लिए, ठीक है। जो सिक पर उसने 60 चेयर ही खरीदी, और एक चेयर की जो कॉस्ट है वो 500 है। तो यहाँ से तो उसने 30,000 ही यूज कर पाया पैसे का। जो कैपिटल अमाउंट है, उस कैपिटल अमाउंट का 30,000 ही यूज कर पाया। दैट मीन्स अगर वो ऐसा करता है तो 20,000 रुपीज उसके फिर बच जाते। अब अगर वो स्टोरेज यूज करता है तो पैसा बच जाता है, और पैसा यूज करता है तो स्टोरेज बच जाता है। तो उसने ये सोचा कि एक काम करता हूँ, मैं पार्शियली चूज करता हूँ। क्या करता हूँ? पार्शियली चूज करता हूँ। कुछ चेयर्स खरीदते हैं, कुछ टेबल खरीदते हैं। तो नेक्स्ट ही डिसाइडेड 10 टेबल एंड 50 चेयर्स। नाउ ही डिसाइडेड, तो 10 चेयर। अब देखो, एक की जो कॉस्ट होती है वो है 2500, तो टोटल कॉस्ट टेबल की कितनी हो गई? 25। एंड एक चेयर की कॉस्ट 500, सो 50 की हो जाएगी। 50 की कितनी हो जाएगी? 25,000। और इस केसेस में यहाँ पे देखिएगा, 10 प्लस 50, टोटल पीसेस कितने हो गए? 60। मतलब स्टोरेज क्या हो गया? फुल, 100% यूटिलाइज। और मनी टोटल कितना इन्वेस्ट कर पा रहा है? 50,000। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जहां डीलर अपना मनी एज वेल एज अपना स्टोरेज टोटल 100% यूज कर पा रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यही परफेक्ट आंसर है। ठीक है क्या? और इस सिचुएशन में उसे प्रॉफिट कितना हो रहा है? इस सिचुएशन में उसे प्रॉफिट कितना हो रहा है? इस सिचुएशन में उसे जो प्रॉफिट हो रहा है, 10 टेबल एक पर होता है 250 रुपीज, प्लस इस पे होता है 75 × 50। इन सब का जब जोड़ लगाएंगे तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 6,250 रुपीज। दैट मीन्स उसने ये बात ऑब्जर्व की कि अगर मैं 10 टेबल और 50 चेयर परचेज करता हूँ तो मुझे प्रॉफिट इतना होता है 6,250 रुपीज। दैट इज द हाइएस्ट आउट ऑफ दिस टू केसेस स्ट्रेटजी। दोनों केसेस से मेरे पास में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। इसका मतलब ऐसे और भी कोई स्ट्रेटजी हो सकती है परचेज करने की, यहाँ पर और इससे भी ज्यादा मेरा प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है। सो हाउ टू डिसाइड हाउ मेनी टेबल्स एंड हाउ मेनी चेयर मस्ट शुड बी परचेज बाय डीलर, यही प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। ठीक है। सो नाउ वी ऑब्जर्व दैट द डीलर कैन इन्वेस्ट हिज मनी इन डिफरेंट वेज। ओके, डिफरेंट वे में वो इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है। एंड ही वुड अर्न ए डिफरेंट प्रॉफिट बाय द फॉलोइंग डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। अलग अलग स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग वो अलग अलग प्रॉफिट अर्न करता। ठीक है। 6,250 रुपीज इसका प्रॉफिट है थर्ड वाले केस। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट हाउ शुड ही इन्वेस्ट हिज मनी in order to get a maximum problem, and this is our problem कि वो कैसे इन्वेस्ट करे कि उसके पास में जो प्रॉफिट हो वो मैक्सिमम हो। To find this question, let us try to formulate the problem mathematically. First, we will convert this algebraically, this application type problem in algebraically form, and that is called the mathematical formulation. तो सबसे पहले हम इसे मैथमेटिकली कन्वर्ट करते हैं।
अब फिर देखते हैं, तो चलिए अब हम इसे मैथमेटिकली कन्वर्ट करते हैं, अलजेब्रिकली। अब यहाँ पर आपको जैसे पता होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आपने देखा है कि जो चीज मिसिंग होती है उसी को हम एक्स वाई जेड वेरिएबल में मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या नहीं पता, एक्स की वैल्यू, मतलब नंबर ऑफ टेबल और नंबर ऑफ चेयर। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ लेट एक्स बी द नंबर ऑफ टेबल एंड वाई बी द नंबर ऑफ चेयर। अब मुझे एक चीज बताइए, क्या कभी एक्स की वैल्यू 0 से कम हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है? ना। क्या कभी y नेगेटिव हो सकता है? ना, बिकॉज x एंड y आर द नंबर ऑफ चेयर एंड टेबल एंड चेयर रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे ये कभी जीरो नहीं हो सकता, जीरो हो सकते हैं पर कभी नेगेटिव नहीं होंगे। सो पहली कंडीशन तो हम यहाँ पे ये लिख देंगे कि x कैन बी, x इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जो दोनों नंबर हैं आपके, वो कभी आपके 0 से कम नहीं होंगे। तो दो कंडीशन आपकी यहाँ पर आ गई, फर्स्ट और ये सेकेंड। सेकेंड, थर्ड आपका ये है कि जो डीलर के पास में लिमिटेड पैसा है और वो कितना है, ओनली 50,000 रुपीज। दैट मीन्स, और एक टेबल की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 2,500 रुपीज। अब अगर वो टोटल एक्स टेबल परचेस करता है तो टोटल अमाउंट विच इज इन्वेस्ट इन टेबल कितना हो जाएगा, 2,500 इंटू एक्स रुपीज एंड 500 इंटू वाई, ये आपका चेयर में हो जाएगा। और ये जो अमाउंट है, टोटल इन्वेस्टमेंट है, ये 50,000 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये कंडीशन आ गई। इसी को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो 500 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 5x प्लस y लेस देन इज इक्वल टू 100। दिस इज द थर्ड इक्वेशन। ठीक है, एक और कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है, स्टोरेज मिनिमम है। तो आप कितने ही चेयर खरीदिए, टेबल खरीदिए, चेयर खरीदिए, और वो लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 60 होना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ पीसेस टू स्टोर इज ओनली 16। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 60 है। ठीक है, इसके अलावा तो हमारी कोई कंडीशन नहीं है, इसके अलावा हमारे पास में कोई कंडीशन नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है क्या, अब ये आपकी चार एक्चुअल में क्या है, ये चार आपकी कंडीशंस हैं। ये क्या है आपकी कंडीशंस या रेस्ट्रिक्शंस कह सकते हैं, कंडीशन। और ये जो कंडीशंस है ना, इन कंडीशंस को हम यहाँ पर ओवरराइडिंग कंडीशंस कहेंगे, या रेस्ट्रिक्शंस कहिए, या कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो जनरली जितनी भी इनइक्वालिटीज होंगी, कंडीशंस होंगी, उन्हें हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट, कांस्टेंट। ठीक है, सो दीज आर माई कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट दैट मीन्स बाधा, बाधी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी इतनी कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी है, आप कंडीशंस कहिए, रेस्ट्रिक्शंस, ओवरराइडिंग कंडीशन या कॉन्स्टेंट, ऑल आर द सिनोनिम्स टर्म। ठीक है, सभी का मतलब सेम निकलता है। तो यहाँ पर ये कंडीशंस है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर, जैसे अगर मैं इसे क्लासिफाई करता हूँ थोड़ा, तो पहली वाली जो कॉन्स्टेंट है, ये क्या है, किस टाइप की कांस्टेंट है, नॉन नेगेटिव कांस्टेंट, नॉन नेगेटिव कांस्टेंट, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं होना। थर्ड वाली क्या है, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट। ठीक है, एंड
fourth is storage investor in storage constraint constraint ठीक है। चलिए, तो ये हमारी क्या आ गई, कॉन्स्टेंट्स आ गई। तो यहाँ पर एक जो टर्मिनोलॉजी आई है वो क्या है, कॉन्स्टेंट। ठीक है, कॉन्स्टेंट दैट मीन्स इनइक्वालिटीज और कंडीशंस। ठीक है क्या, तो यहाँ पर हमारे पास में इतनी कंडीशंस आई। अब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिएगा, हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि प्रॉफिट आपका क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। दैट मीन्स आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होना चाहिए। दैट मीन्स एक टेबल पर प्रॉफिट कितना होता है, 250 रुपीज इंटू एक्स। आपका एक टेबल पर जो प्रॉफिट होता है वो होता है आपका 250 रुपीज। तो टोटल नंबर ऑफ टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 250 इंटू एक्स प्लस एक चेयर पर 55। तो ये क्या हो गया आपका टोटल प्रॉफिट, और ये क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। और यही आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव। यही आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव। और ये एक्चुअल में क्या है, दिस इज ए फंक्शन इन टू वेरिएबल। तो क्या मैं इसे ऐसे डिनोट कर दूं, और अगर मैं इसे z से डिनोट कर देता हूं तो मेरा z क्या हो गया, z इज इक्वल टू 250x प्लस 75y। और यही मेरा ऑब्जेक्टिव है कि इसकी जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हाईएस्ट। दैट इज व्हाई दिस algebraic expression into variable is called the objective function। इसीलिए हम इसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो एक और टर्मिनोलॉजी आ गई, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। Why we called this objective function? Because your objective is to maximize this value of this function into variable। और यही हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव है। तो अल्टीमेटली अगर मैं पूरी कहानी को समराइज करके रिड्यूस फॉर्म में लिखूं तो कुछ मैं ऐसे कहूंगा, कैसे कि मैथमेटिकली द गिवन मैक्सिमाइज करना मुझे इसको, एंड द सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स आर दिस वन इक्वेशन, टू इक्वेशन और थ्री इक्वेशन, दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया। तो अल्टीमेटली जो मेरी प्रॉब्लम है वो कुछ इस फॉर्म में एल्जेब्रिकली रिड्यूस होकर आ गई। ठीक है क्या, अब यहां पर समझिएगा, इस टाइप की जितनी भी जो प्रॉब्लम्स होंगी ना, वो प्रॉब्लम आपकी, इस टाइप की जितनी भी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम में हम हमेशा एक ही चीज करेंगे। और वो क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर एक फंक्शन है, लीनियर फंक्शन, जिसकी वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमाइज कर रहे हैं। मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर रहे हैं। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम है ना, मैक्सिमाइज करना या मिनिमाइज करना, इसी को हम बोलते हैं ऑप्टिमल वैल्यू निकालना। ऑप्टिमल, ऑप्टिमल दैट मीन्स मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना। सो ऑप्टिमल वैल्यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिमल वैल्यू, the maximum or minimum value of a linear function is called the optimal value। so यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, ऑप्टिमल वैल्यू निकालना। ठीक, ऑप्टिमल वैल्यू निकालना। और इस टाइप की प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज कॉल्ड द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। such a problem in which you have to find the optimal value is called the linear programming problem। And what is the optimal value? Optimal value is the minimum or maximum value of a linear function। किसी linear function की maximum या minimum value find करना optimal value कहलाती है। मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू ऑप्टिमल वैल्यू कहलाती है। और उस टाइप की ऑप्टिमल वैल्यू को फाइंड करना उस प्रॉब्लम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहलाता है। अब यहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होता क्या है, एक बार थोड़ा सा इसे हम डिफाइन कर लेते हैं। सो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज नॉट इज वन दैट इज कंसर्न्ड विद फाइंडिंग द ऑप्टिमल वैल्यू। मैंने भी यही कहा कि वो प्रॉब्लम जिसमें हम ऑप्टिमल वैल्यू निकालते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम।
ठीक है। अब ऑप्टिमल वैल्यू मैक्सिमम निकालिए, मिनिमम निकालिए ऑफ ए लीनियर फंक्शन। और लीनियर फंक्शन क्या होगा आपका? ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ ए सेवरल वेरिएबल्स एक्स एंड वाई सब्जेक्ट टू द कंडीशंस दैट आर वेरिएबल आर नॉन नेगेटिव एंड सेटिस्फाई ए सेट ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज कॉल्ड द कांस्टेंट। ठीक है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या है? ऐसी प्रॉब्लम जहां ऑप्टिमल वैल्यू निकालते हैं। और ऑप्टिमल वैल्यू क्या है? मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लीनियर फंक्शन। अब आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि सर आपने फर्स्ट में तो ये कहा था कि ये जो प्रॉब्लम है ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। और यहाँ आप कह रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। यस, this is optimization problem because linear programming problem is a subclass of optimization problem। ये इसी का सब क्लास है या इसी का स्पेशल, ये एक स्पेशल टाइप का लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। ठीक है क्या? अब ये क्या है एक्चुअल में? एक ये इसी का पार्ट है। ठीक है। अब इसे पहले लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहते क्यों, यहाँ पे ये समझ लीजिएगा। लीनियर का मतलब निकलता है ऐसी प्रॉब्लम जहाँ पे जो लीनियर रिलेशंस हो वो क्या हो आपके? लीनियर रिलेशंस हो। लीनियर का मतलब क्या हो? एल्जेब्रिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो भी आप यूज कर रहे हैं रिलेशन में या इनइक्वालिटीज या इक्वेशंस, उसमें डिग्री क्या होना चाहिए? डिग्री आपकी 1 होना चाहिए। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जितनी भी डिग्री है एक्स और वाई की वो 1 है। प्रोग्रामिंग का मतलब होता है प्लान ऑफ एक्शन, प्लान ऑफ एक्शन, काम करने का प्लान, कि आप काम क्या वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो प्लान ऑफ एक्शन है एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं? प्लान ही तो कर रहे हैं कि कितनी चेयर कितने टेबल आपको परचेज करने हैं। और प्रॉब्लम समस्या। सो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का मतलब होता है कि एक ऐसी प्लान, एक ऐसा प्लान की प्रॉब्लम का जहां पर लीनियर रिलेशंस इन्वॉल्व हो। ठीक है। अब ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है आपका, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज स्पेशल टाइप ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ठीक है। इस ये एक स्पेशल टाइप का प्रॉब्लम है, मतलब ऑप्टिमाइजेशन जो प्रॉब्लम है इसी का एक सब पार्ट है। इसमें बहुत सारे होते हैं बट अभी हमें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से मतलब है। ठीक है। सो ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहिए या ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कहिए, ऑप्टिमाइजेशन का एक सब क्लास है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसके अंदर और भी होंगे, हम नहीं डिस्कस करते अभी। ठीक है। तो इतनी बात यहाँ तक आपको समझ में आती होगी। In this chapter, we shall study some linear programming problem and their solution by the graphical method। और इसकी और भी मेथड होती है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, बट वी विल कंसिडर ओनली ग्राफिकल मेथड, क्योंकि हमारे सिलेबस में ग्राफिकल मेथड ही है। तो अल्टीमेटली आपको पूरा इस चैप्टर में क्या पढ़ना है ये चीज आपको समझ में आ गई। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ही पढ़ना है। ठीक है क्या? और उसका सॉल्यूशन पढ़ना है, और वो भी किस मेथड से? ग्राफिकल। क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारी मेथड होती है बट हमें इसमें किसी भी मेथड को डिस्कस नहीं करना, क्योंकि हमें ओनली लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ही सॉल्व करना है। ठीक है क्या? तो चलिए अब हम देखते हैं। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, वी नाउ फॉर्मली डिफाइन सम टर्मिनोलॉजी दैट वी हैव डिस्कस। हमने कौन कौन सी देखी है वो सारी टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा हम यहाँ पे ब्रीफली में डिफाइन कर। पहला है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन? अभी मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है? इट इज अ लीनियर फंक्शन सिंपल, वेयर ए एंड बी आर, ए बी क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं, व्हिच हैज टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, इज कॉल्ड द लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है क्या? सेकंड, इन द अबव एग्जांपल, अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर ये मेरा लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन था। और यहाँ पर जो वेरिएबल है, अब मुझे बताइए एक्स क्या है? नंबर ऑफ टेबल। वाई क्या है? नंबर ऑफ चेयर। और ये क्या है?
ये वेरी करेगा, इसलिए इसे वेरिएबल कहेंगे। और ये किस चीज के अकॉर्डिंग वेरी करेगा? डिसीजन के बेसिस पर। तो अल्टीमेटली आप इन्हें क्या कहेंगे? डिसीजन वेरिएबल। ये जो वेरिएबल है ये वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू किसके? डिसीजन। क्योंकि आप डिसाइड करोगे ना कि आपको कितनी चेयर लेनी, कितनी टेबल लेनी। दैट इज व्हाई दिस वेरिएबल इज कॉल्ड द डिसीजन वेरिएबल। ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट आता है आपका कांस्टेंट। जैसे कि आपने देखा है द लीनियर इनइक्वालिटीज और इक्वेशंस और रेस्ट्रिक्शंस ऑन द वेरिएबल ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आर कॉल्ड द कांस्टेंट, जिसे हम ओवरराइडिंग कंडीशंस भी कहते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको मैंने वहां पे बताई है, वो याद रखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन में घुमा के पूछते हैं तो कहीं ऐसा ना हो आप उलझ जाए, है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा, टर्मिनोलॉजी में हमें नहीं उलझना है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। सो व्हाट इज द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम? वी एक्सप्लेन a problem which seeks to the maximize or minimize a linear function subject to certain conditions or constant as determined by a set of linear inequalities is called the optimization problem। या सिंपल सी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम की डेफिनेशन मैंने वहां पे भी दी है, सबसे इजी है। ठीक है। और नेक्स्ट अगर मैं अब बात करती हूँ मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, अब इसे मैं कैसे सॉल्व करूंगा ये वाली चीजें अब यहाँ पे आप देखिएगा। अब मुझे क्या करना है? देखो, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले मेरी जितनी भी इनइक्वालिटीज दी हैं, कंडीशंस दी हैं, उन सारी कंडीशंस को मैं क्या करूंगा? ग्राफ पे प्लॉट करूंगा, क्योंकि ये 11th में हमने सीखा है। तो ये मेरी 5 कंडीशंस थी, 4 कंडीशंस थी, इन सभी को मैं ग्राफ पे प्लॉट करूंगा। अब ग्राफ पे प्लॉट करना आपको आता है, ग्राफ पे प्लॉट कैसे किया जाता है? तो मैं ग्राफ ले लेता हूँ और यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट, जैसे कि अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट की बात करता हूँ, मैं फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करता हूँ 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 100। मैं पहले इसे इक्वेशन कंसिडर करता हूँ और यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100। और अगर y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो कितनी आ जाएगी? 5 टू जा 20 आ जाएगी। ठीक है। और अगर x की वैल्यू 10 रखता हूँ तो x की वैल्यू 10 रखने पे कितना आ जाएगा? y की वैल्यू 50 आ जाएगी। ठीक है। तो ये मेरी वैल्यूज आ गई, क्योंकि वैसे तो किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट सफिशिएंट है, बट एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम 3 पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया आपका 0 100। तो 0 100 ग्राफ में या यहाँ पे, हाँ यहाँ पर सुनिएगा, यहाँ पर इसे 10 10 कंसिडर कर लेना है ना। यहाँ पर स्केल जो है हम क्या कंसिडर करेंगे? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट, है ना। 1 इज इक्वल टू 10 यूनिट। तो यहाँ पर ये जितने भी आप 10 10 कंसिडर कर लेना, क्योंकि ग्राफ में आपका बहुत 1 2 3 दिया है। 10 10 10 कंसिडर कर लेना, है ना। ये 10 10 है तो ये हो जाएगा आपका 100। अब आपको 0 100 प्लॉट करना, तो एक ये पॉइंट हो गया। 20 0 तो 20 0 ये हो जाएगा। और 10 पे 50 आ रहा तो एक ही पॉइंट हो जाएगा। तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर दो, तो ये कुछ ऐसी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है। तो ये जो लाइन है आपका क्या हो जाएगा? 5x प्लस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 100। अब मैंने आपको बताया था अगर कंटिन्यूअस लाइन कब होगा? जब लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? जो 0 0 कोऑर्डिनेट है उसे सेटिस्फाई करेंगे, कर रहा है नहीं कर रहा। तो 0 0 अगर मैं यहाँ पे देखूँ सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो अगर मैं 0 0 पुट करता तो 0 प्लस 0 लेस देन इज इक्वल टू, यस ये सेटिस्फाई कर रहा। तो आपको जो रीजन होगा वो कौन सा होगा? इंक्लूडिंग 0, मतलब ये वाला। ठीक है क्या? मतलब ये वाला रीजन आपका हो जाएगा, समझिएगा अच्छे से, ये वाला रीजन आपका हो जाएगा। ठीक है क्या? अब सुनिएगा, सेकेंड इक्वेशन क्या है? सेकेंड इक्वेशन है एक्स प्लस वाई। तो सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं एक्स, सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं ये वाला। इसको सॉल्व करें, अगर एक्स की वैल्यू 0 पुट किया तो ये 60 आ जाएगा। और अगर वाई 0 पुट किया तो ये 60 आ जाएगा। 10 पुट किया तो कितना आ जाएगा?
10 इधर गया तो 50 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यूज आ जाएंगी वो कुछ ऐसी आ जाएंगी। इसे मैं थोड़ा डिफरेंट कलर ले लेता हूँ। तो यहाँ पे ये 60 हो जाएगा और ये एक पॉइंट हो जाएगा और 10 0 ये हो जाएगा। तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए तो कुछ ऐसी लाइन आपके पास में आ जाएगी। अब यहाँ पे 0 0 को देखिएगा, सेटिस्फाई कर रहा है 0 + 0 यस लेस देन है, मतलब यहाँ पे भी कौन सा आएगा, इंक्लूडिंग 0 वाला आएगा। तो ये जो इक्वेशन हो गई वो इक्वेशन होती है आपकी x + y < 60 और ये हो गया आपका < 100। ठीक है क्या? यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होगी। ठीक है, अब सुनिएगा, एक बात याद रखिएगा, x < 0 और y < 0, इसका मतलब सिर्फ इतना फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्योंकि x ये क्या है, x = 0 का इक्वेशन ये होगा और ये क्या होना चाहिए प्लस, तो ये वाला रीजन होगा। और सेकेंड वाले में क्या कह रहा है, y < 0, तो उसमें ये वाला रीजन हो जाएगा ऊपर वाला। तो दोनों का जो कॉमन होगा वो कौन सा आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इन दोनों का मतलब ओनली निकलता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जो रीजन होना चाहिए। ठीक है क्या? तो अगर इन्हें आप प्लॉट करोगे तो यहाँ पे प्लॉट कर सकते हो। अब सुनिएगा, यहाँ पर कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है आपको ये देखना। तो यहाँ पर आपने ये ऑब्जर्व किया कि आपके पास में ये जो रीजन है, जो मैं येलो से शेडेड कर रहा हूँ, ये वाला रीजन आपका क्या है, ऐसा रीजन है जो कॉमन है ना। ये रीजन क्या है हमारा, कॉमन रीजन आ रहा है। ठीक है, और इसी कॉमन रीजन को हम बोलते हैं फिजिबल फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन, दिस कॉमन रीजन इज कॉल्ड द, अरे यार, दिस कॉमन रीजन इज कॉल्ड द फिजिबल रीजन। ठीक है, इसे हम फिजिबल रीजन कहेंगे। एंड द पॉइंट इन फिजिबल रीजन, ऑल द पॉइंट इन फिजिबल रीजन, इसमें बहुत सारे पॉइंट होंगे। ऑल द पॉइंट इन फिजिबल रीजन इज कॉल्ड द फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल सॉल्यूशन, ओके। एंड ऑब्वियसली बात है, अगर ये फिजिबल रीजन है तो आउटसाइड दिस रीजन क्या होगा, इनफिजिबल, है ना। तो ये जो रीजन हो जाएगा आउटसाइड किस फिजिबल रीजन, क्या हो जाएगा, इन फिजिबल रीजन, इन फिजिबल रीजन। एंड द all the points outside this feasible region is called the infeasible solution, infeasible solution। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखिएगा, हमें क्या निकालना था, एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज जो आपके जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या दे, मैक्सिमम दे। तो अभी तो हमने इन्हें ड्रॉ किया। अब आप यहाँ पे एक चीज बताइए कि जो एक्स और वाई की वैल्यू होंगी वो वैल्यू होंगी जो इन चारों कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे। और इन चारों कंडीशन को सेटिस्फाई कौन सा कर रहा है, ये फिजिबल रीजन कर रहा है। तो यहाँ से एक चीज तो पता चल गया कि आपका जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन इस फिजिबल रीजन में होगा। ठीक है क्या, इसी का कोई ना कोई पॉइंट होगा, फिजिबल रीजन का कोई पॉइंट होगा जो आपका सॉल्यूशन होगा। बट देयर आर इंफिनिटी पॉइंट in physical region, there are infinity point. How will you decide which one point will give the maximum value of objective function, हमें तो नहीं पता। हाँ, एक एक को तो चेक कर नहीं सकते। So here one theorem is coming and say how to solve further। तो यहाँ पे हमारे पास में एक थ्योरम आती है और वो थ्योरम क्या कहती है, देखो पहले तो मैं फिजिबल रीजन वगैरह को नहीं मैं डिफाइन कर देता हूँ। फिजिबल रीजन क्या है, common region determined by all the constant including non-negative constant
तो ये फिजिबल रीजन हो जाएगा। इनफिजिबल रीजन क्या हो जाएगा, आउटसाइड द रीजन हो जाएगा। एंड फिजिबल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ऑल द पॉइंट विद इन एंड ऑन द बाउंड्री, क्योंकि बाउंड्री इंक्लूड है कंटिन्यूसली, ठीक है। तो ये हो जाएगा इनफिजिबल सॉल्यूशन, वो सारी बातें हैं। अब यहाँ पे आता है एक पॉइंट आता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या था, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज एनी पॉइंट इन द फिजिबल रीजन दैट गिव्स द ऑप्टिमल वैल्यू। ऑप्टिमल वैल्यू मतलब मैक्सिमम या मिनिमम ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। और मुझे ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है। अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन में कैसे निकालूं, तो यहाँ पर एक हमारे पास में थ्योरम आती है, और वो थ्योरम क्या कहती है समझिएगा। थ्योरम अच्छे ध्यान से समझिएगा, थ्योरम क्या कहती है, क्योंकि थ्योरम ही है जो भी कुछ है। थ्योरम क्या कहती है कि लेट आर बी द फिजिबल रीजन, कॉन्वेक्स पॉलीगन। ये जो कॉन्वेक्स पॉलीगन है, कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है, देखो समझ लीजिए। पॉलीगन तो क्या है, ये तो आपको पता होगा। पॉलीगन इज ए क्लोज फिगर विच इज फॉर्म बाय द लाइन सेगमेंट, and so this figure is also formed by line segment, and this is also formed by line segment. But in this first case, and all the interior angle are less than 180, but in this case second वाले में 180 से ज्यादा है। that is why this is called the concave, this is called the concave। ये कॉन्केव टाइप का है और ये कॉन्वेक्स टाइप का है। सो यहाँ पे जो भी आपका बनेगा वो कॉन्वेक्स बनेगा। ओके, अब चलिए यहाँ देखते हैं। A feasible reason for a linear programming problem and let z is equal to this be the objective function when z has an optimal value where the variable x and y are the subject to the constant described by the linear inequalities. This optimal value must occur at the corner point। मतलब और कॉर्नर पॉइंट को क्या कहते हैं, वर्टेक्स ऑफ द फिजिबल रीजन। मतलब पहली वाली थ्योरम ने हमारी सॉल्व कर दी, क्योंकि हमें तो यही था ना कि हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है। हमें क्या था, हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है। और ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा, ऐसा सॉल्यूशन जो फिजिबल रीजन में होगा, फिजिबल रीजन में होगा, और वो आपकी ऑप्टिमल वैल्यू दे, मैक्सिमम या मिनिमम, उसी को हम क्या कहेंगे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। और हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना था, बट ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए बहुत सारे पॉइंट है, आपके इन्फिनिटी पॉइंट है इस रीजन में। तो कौन सा हम चेक करेंगे ये तो हमें नहीं पता। तो इसीलिए हमारे पास में एक थ्योरम आई, और उस थ्योरम ने ये कहा है कि जो ऑप्टिमल वैल्यू होगी वो कहाँ होगी, कॉर्नर पॉइंट पर। मतलब इसका मतलब ये है कि हमें इस पूरे रीजन में वैल्यू को चेक नहीं करना है, ओनली कॉर्नर कॉर्नर पॉइंट पर चेक करना है। और कॉर्नर पॉइंट क्या हो गए, ये हो गए। सपोज मान लेता हूँ ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो कॉर्नर कॉर्नर पॉइंट पे आपको चेक करना है। तो कॉर्नर पॉइंट पर ही आपको क्या करना है, चेक करना है। ठीक है क्या, तो अब यहाँ पे देखिएगा, मैं क्या करता हूँ, वर्टेक्स ऑफ द फिजिबल रीजन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, वर्टेक्स ऑफ द फिजिबल रीजन कौन कौन से हो गया, ए पॉइंट हो गया। ए के कोऑर्डिनेट कौन बताओ, ये हो जाएगा 060। बी के कोऑर्डिनेट कौन बताओ, 1050 हो जाएगा। सी के कोऑर्डिनेट 20 और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, डी के कोऑर्डिनेट 0,0। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको जेड की वैल्यू निकालना है। जेड आपका क्या है, जेड था आपका 250 एक्स प्लस 75 वाई, इसकी वैल्यू निकालना है। अब 060 पे अगर इसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो आपकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 060 पर 4500 रुपीज। 1020 पे आपका 6250, और 20 पे 5000, और यहाँ पे आ जाएगी 0। अब आप खुद बता दीजिए मैक्सिमम वैल्यू क्या है। दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू।
ये क्या है आपकी वैल्यू ऑफ z। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो ऑप्टिमल वैल्यूज होती है ना, वो कॉर्नर पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन ही लाई करती है। तो आप सारे फिजिबल रीजन को तो कॉर्नर पॉइंट को तो निकाल सकते हैं, फिजिबल रीजन में जितने भी सॉल्यूशन उसको तो नहीं निकाल सकते क्योंकि इन्फिनिटी पॉइंट है, पर कॉर्नर पॉइंट को तो हम निकाल सकते हैं। और कॉर्नर पॉइंट पर ही मैक्सिमम मिनिमम है। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे मिनिमम पूछा जाता तो ये जो आंसर हो जाता आपका जीरो मिनिमम। और मिनिमम किस पॉइंट पे होता है, जीरो जीरो पे होता है। तो मैक्सिमम आपका कहाँ हो गया, 1020। दैट मीन्स योर आंसर इज 1020। 1020 मतलब एक्स की वैल्यू 10 और वाई की वैल्यू 50, सॉरी सॉरी। दैट मीन्स आपको जो है, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर 10 टेबल परचेस करनी है और 50 चेयर परचेस करनी है, जहाँ जिससे आपका जो प्रॉफिट होगा मैक्सिमम होगा। ओके क्या, आया क्या समझ में? और यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है क्या, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1050। ठीक है, चलिए अब ये ऑप्टिमल। अब इसके बाद में सुनिएगा, अब जरूरी थोड़ी ना कि आपका जो रीजन, जैसे वहां पे आपने देखा जो आपका रीजन जो है कुछ ऐसा आ रहा है, कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, ये ऐसा आपका आ रहा है। और ये जो रीजन है एक्चुअल में ये एक्सिस बनाना पड़ेगा, ये सिस्टम हैंग हो रहा है। मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस बनाया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पे भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना देते हैं। अब सपोज मान लीजिए कि आपकी कोई दो इनइक्वालिटीज हैं और उन्हें आपने कुछ ऐसे प्लॉट किया, और यहाँ पे भी आपने कुछ ऐसे प्लॉट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका फिजिबल रीजन आ रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक, ये आपका फिजिबल रीजन है। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका जो फिजिबल रीजन आ रहा है वो कैसा आ रहा है, वो कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका फिजिबल रीजन है वो क्या है, आपका बाउंडेड है, और यहाँ पर क्या है, अनबाउंडेड है। अब सुनिएगा, यहाँ पर तो कॉर्नर पॉइंट आपके फिक्स हैं, निकाल लेंगे आप। पर यहाँ पर आपके कॉर्नर पॉइंट कहाँ हैं, फिक्स। आप तीन ही पॉइंट निकाल पाएंगे, ए बी सी। यहाँ तो कोई कॉर्नर पॉइंट नहीं है। तो इस केसेस में आप क्या करेंगे, ये मैं आपको बताता हूँ। चलिए, सो नेक्स्ट पॉइंट, इफ लेट, देखो यहाँ पे इन्होंने दिखाया है, एक और थ्योरम दी है। लेट आर बी द फिजिबल रीजन फॉर ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड z is equal to something objective function, and if r is a bounded, then the objective function g has both maximum and minimum value on r। मतलब फिजिबल रीजन में होगा, जो आपके जो आर ऑन ऑन आर मतलब जो फिजिबल रीजन है उसमें आपका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगा। और वो कहाँ होगा, दैट विल अकर ऑन ए कॉर्नर पॉइंट। बट अगर आपका आर इज नॉट ए अनबाउंडेड, अगर वो सॉरी इज अनबाउंडेड, अगर वो अनबाउंडेड हुआ तो देन ए मैक्सिमम और ए मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन मे नॉट एग्जिस्ट। ऐसा भी हो सकता है कि वो फिर एग्जिस्ट ना करे, और अगर वो एग्जिस्ट करेगी तो वो कॉर्नर पॉइंट पर ही होगा। तो अगर यहाँ से एक बात समझ में आई, अगर बाउंडेड है तो पक्का आपका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी, और वो कहाँ होगी, कॉर्नर पॉइंट, फिजिबल रीजन के। बट अगर अनबाउंडेड है तो श्योरिटी नहीं है, श्योरिटी नहीं है कि आपका जो मैक्सिमम और मिनिमम जो भी पूछा है वैल्यू वो आपका हो या ना हो। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे हो या ना हो, तो सुनिएगा, यहाँ पर हमारे पास में एक मेथड है, कॉर्नर पॉइंट मेथड। उसमें हम यहाँ पे बताते हैं कि कैसे आप डिसाइड करेंगे। तो सुनिएगा, कॉर्नर पॉइंट मेथड में जैसे कि पहला वाला पॉइंट आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फाइंड द फिजिबल। कॉर्नर पॉइंट मेथड क्या है कि हम यहाँ पर जो सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं कॉर्नर पॉइंट के बेसिस पर निकाल रहे हैं, इसलिए इसे
ये जो प्रॉब्लम है इसे हम क्या बोले, मेथड है इसे हम क्या कहेंगे, कॉर्नर पॉइंट मेथड। अब यहाँ पर आप समझिएगा जो फिजिबल रीजन है, देखो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया, फाइंड द फिजिबल रीजन हम निकालते पहले लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में, एंड डिटरमाइन इट्स कॉर्नर पॉइंट, एंड either by the inspection or by the solving the two equation of the linear lines intersecting at a point। ये आप कैसे भी निकाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी, 12th में कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है इवेलुएट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इवेलुएट करते हैं एट ईच कॉर्नर पॉइंट, और यहाँ पे हम निकालते हैं एम और एम। एम और एम का मतलब क्या है, ये जो कैपिटल एम 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 है ये लार्जेस्ट वैल्यू को बताता है, और स्मॉल एम है आपका स्मॉलेस्ट वैल्यू को डिनोट करता है। व्हेन द फिजिबल रीजन इज बाउंडेड, तो एम जो लार्जेस्ट वैल्यू हो जाएगी वो तो मैक्सिमम हो जाएगी, स्मॉलेस्ट वैल्यू आपकी मिनिमम हो जाएगी। बट अगर लार्जेस्ट नहीं बाउंडेड नहीं है तो, बाउंडेड नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, सुनिएगा अच्छे से समझिएगा। बाउंडेड नहीं है तो सुनो, ये बाउंडेड अभी मैं आपको बता देता हूँ, पर आपको हो सकता है थोड़ा सा समझ में ना आए, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको विद एग्जांपल समझाऊंगा, आप भूलिएगा नहीं, है ना। मैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अभी मेरा नेक्स्ट वीडियो भी आएगा, तो उसमें अब मैं यहाँ पे आपकी 12th की कंटिन्यूस क्लास लूंगा, और आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो मेरी क्लासेस चलती हैं, तो वहां पर आप मुझे मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, मेरा नंबर ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउट क्लियर करूंगा, कोई भी हो, ठीक है। एम इज ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इफ द ओपन हाफ ऑफ द प्लेन डिटरमाइंड बाई दिस, मतलब जेड ग्रेटर देन एम। यहाँ से एक और इनइक्वालिटीज लेंगे, और इस इनइक्वालिटीज और फिजिबल रीजन में अगर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं हुआ, तब आपका जो एम होगा वो मैक्सिमम होगा, अदरवाइज ये आपका मैक्सिमम नहीं होगा और वहां पे कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिमिलरली यहाँ पर एम इज मिनिमम वैल्यू वैल्यू ऑफ जेड इफ ओपन हाफ प्लेन डिटरमाइंड बाय दिस हैज नो पॉइंट इन कॉमन विथ फिजिबल रीजन, कॉमन नहीं होना चाहिए, और अगर होगा तो ये नो, जेड हैज नो मिनिमम वैल्यू। ये दो पॉइंट शायद आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे, तो अभी मैं आपको जिन बच्चों को थोड़ा सा समझ में आता होगा उन्हें तो सबको आया होगा, बाकी किसी को प्रॉब्लम हुई तो मैं आगे इसे एग्जाम्पल के साथ बताएंगे, ठीक है क्या। अब ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है, और फर्स्ट एग्जाम्पल में करवा देता हूँ, उसके बाद में देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इसने क्या कहा है, सोल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, मैक्सिमाइज दिस सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट दिस दिस दिस। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले तो आप ग्राफ बना लीजिए, और ग्राफ पेपर पे आप वैल्यू एक्स का ग्राफ बना लीजिए। अब सुनिएगा, एक्स की अगर मैं यहाँ पर जीरो वैल्यू पुट करूँ तो ये कितना आ जाएगा 50, और अगर इसको जीरो पुट करूँ तो आ जाएगा 50, दो वैल्यू सफिशियंट है, तो इन्हें प्लॉट कर दीजिए, एक तो ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, इन दोनों को ड्रॉ कर दो, ये लाइन तो ये आपकी लाइन हो जाएगी एक्स प्लस वाई लेस देन 50, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, जीरो जीरो को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, जीरो प्लस जीरो लेस देन 50, यस। तो ये जो रीजन होगा कौन सा होगा, इंक्लूडिंग जीरो वाला, मतलब ये वाला, है ना। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में आती है सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। अगर मैंने एक्स की वैल्यू जीरो पुट किया तो ये 90 आ जाएगा, और ये जीरो पुट किया तो 330 आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू जीरो पुट की तो ये 90 आ जाएगा, मतलब ये वाला पॉइंट हो जाएगा, और इसमें जीरो 30 पुट किया तो ये जीरो हो जाएगा, मतलब आपकी जो इक्वेशन होगी वो कुछ ऐसी हो जाएगी। और यहाँ पे जीरो जीरो को सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ कर रहा है, तो इसका जो रीजन हो जाएगा वो ये वाला हो जाएगा, इंक्लूडिंग जीरो। अब मुझे ये बताइए, यहाँ पर आपका कॉमन कॉमन पॉइंट, जब फिजिबल रीजन की बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा, ये आपको शेडेड पोर्शन दिख रहा होगा, ये आपका क्या हो गया, फिजिबल रीजन आपका हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, पॉइंट निकाल लो, ये हो गया, पॉइंट निकाल लीजिए। तो पॉइंट आपके हो जाएंगे, अरे ये क्यों हो रहा है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। तो ए पॉइंट के जो कोड है यहाँ पे कॉर्नर लिख लीजिए, कॉर्नर पॉइंट ए, ए के कॉर्नर क्या है, ए हो जाएगा आपका 0 50,
बी हो जाएगा आपका, बी कैसे निकालेंगे आप, सुनिएगा। बी आप निकालने के लिए दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लीजिए, वहां से निकल जाएगा बाई इंस्पेक्शन, भी निकल जाएगा। 2030 आ रहा है, 2030। सी कितना हो जाएगा, 30 0। उसके बाद में डी कितना हो जाएगा, तो 0 0 है, ये कोई दिक्कत नहीं। अब जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 050 पे कितनी आ रही है, 50। और 2030 पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, 110। अब देखो मैं ये चीजें सॉल्व करके तो नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मन में कर ली, क्योंकि आप 12th के बच्चे हैं। 30 0 पे कितना आ जाएगी वैल्यू, 120। 0 0 पे 0। अब आप खुद ऑब्जर्व कर लीजिए मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आ रही है। ये क्या है आपकी मैक्सिमम वैल्यू। सो योर आंसर इज 30 and 0। तो आपको x की जो वैल्यू होगी वो 30 हो जाएगी, और जो y की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। एंड दिस इज योर आंसर। हैंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z is 120 at the point 30, 0। दिस इज योर आंसर। ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, बाउंडेड वाला केस। अनबाउंडेड वाला केस मैं नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा। साथ ही साथ मैं नेक्स्ट क्लासेस में आपको आगे के एग्जाम्पल सोल्व करवाऊंगा, और सारे एग्जाम्पल सोल्व करवाएंगे। ठीक है। तो और अगर आपको कोई भी डाउट हो, आपको कोई डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे बता सकते हैं। मेरी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, तो वहां पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है क्या, आप मुझे इस नंबर पर आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए क्लास लिखकर, और मैं यहाँ से आपको लिंक सेंड करके आपके डाउट क्लियर कर सकता हूँ क्लास में इंटर करके। ठीक है। तो चलिए ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन हम बाकी फिर बाद में सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और प्लीज, चलिए ठीक।